हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कलचुरी वंश के बारे में। ये मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। इससे प्रीवियस वाले सेशन में हम लोगों ने कलचुरी वंश के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन समझा था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना था। तो कलचुरी वंश का जो शासन काल है वो 1000 से लेके 1741 ईस्वी तक था। ठीक है। छत्तीसगढ़ में, जो भारत में अगर देखें तो ये 550 से लेके 1750 ईस्वी तक। प्रीवियस सेशन में ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। कलचुरी वंश की अगर बात करें न्यू की, तो कलचुरी वंश में इसका जो क्षेत्रवार नाम था, इसके बारे में भी डिस्कस किए थे। कौन कौन से नाम है? कलचुरी, कलतसुरी, कालासुरी, कटकचुरी, सहस्त्रार्जुन, चैटुय, चेद नरेश, कालचुर्य, करचुली और है वंशी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव किसने रखी? अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ये त्रिपुरी के कलचुरी थे। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो ये हैं कलिंग राज। ये याद रखिएगा, लहुरी शाखा, त्रिपुरी की लहुरी शाखा जो सरयू पाली या सरयू पार की जो शाखा थी, वहां से थे कलिंगराज। कोकल द्वितीय के पुत्र हैं कलिंगराज। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन है? तो इसको आगे हम लोग देखेंगे, रघुनाथ सिंह। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा अधीन भी प्रथम शासन अगर बोलेंगे तब भी आपके शासक कौन होंगे? रघुनाथ सिंह ही होंगे, क्योंकि आपके मराठा शासकों का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है 1741 में, और ये मराठों के अधीन आ जाते हैं। कौन? रघुनाथ जी तृतीय, सॉरी रघुनाथ सिंह जी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक जो हैं ये मोहन सिंह। ये जितना डेटा आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस सेशन में हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो ये पॉइंट टू दी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग जो जाने थे वो थे रतनपुर शाखा में कौन कौन से शासक थे। मैं आपको कोड भी बताया था, के आरपीजे, पीआरजे। ठीक है। बीकेटी, आरएस, आरएम, इस टाइप का। तो के से कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम। के आर पी जे। ठीक है। इसके बाद फिर से आरपीजे अर्थात रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, उसके बाद जगतदेव। आरपी जे फिर से कर देंगे, और उसके बाद जे, इसके बाद होता है जे के बाद आर और पी। आर से क्या होगा? रत्नदेव तृतीय, और पी से प्रतापमल। इसके बाद आता है बी के टी आर एस आर एम। ठीक है। बी के टी आर एस आर एम, ये है बी के टी आर एस आर एम। यही कोड हम लोग देखे थे। बी से होता है बहारेंद्र साय, के से होता है कल्याण साय, टी से तखत सिंह, आर से राज सिंह, एस से सिरदार सिंह है, या फिर सिरेदार सिंह भी होता है, सरदार सिंह भी होता है कहीं कहीं। ठीक है। इसके अलावा रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, ये कुल शासक हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे? तो याद रखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें बेसिकली हम लोग इन शासकों के बारे में, के आर पी जे को पूरा अध्ययन करेंगे, इनके बारे में ब्रीफ समझेंगे। के आर पी जे अर्थात कलिंगराज शुरू आएंगे, फिर उसके बाद उनके पुत्र कमलराज, फिर रत्नदेव प्रथम। इनको कहीं कहीं रत्नराज भी उल्लेख मिलता है अभिलेखों में। ठीक है। तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज। अब यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनके नाम के पीछे 3 नाम पीछे आपको राज दिख रहा है, ये तीनों पहला चीज तुम्बाड़ में शासन करेंगे। ठीक है। कंफ्यूजन होता है, तुम्बाड़ में शासन करने वाले कौन कौन से शासक थे? तो राज वाले आपको दिख रहे हैं, पीछे राज। ठीक है। आगे राज नहीं, आगे राज में आपके राज से ही मिल जाएंगे। तो ये आगे राज नहीं, पीछे अगर राज है, कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज। याद रखिएगा, रत्नदेव के बचपन का नाम रत्नराज था। तो ये तीनों जो शासक हैं वो तुम्बाड़ से शासन करेंगे। चलिए, एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इनके शासकों का हम लोग क्रम अगर देखें
तो सबसे पहले जो हमारे शासक होंगे वो कौन होंगे? सबसे पहला नाम मिलता है कलिंग राज का, ठीक है। कलिंग राज जो है वो याद रखिएगा त्रिपुरी के जो लहुरी शाखा है वहां के शासक कोकल द्वितीय के क्या थे? 18 पुत्रों में से एक पुत्र थे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ही कलचुरी वंश की नींव रखी गई थी, आप मान सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ में ये आकर शासन करेंगे। इससे पहले शंकरगढ़ द्वितीय जो मुग्धतुंग है वो आक्रमण किए, यहाँ वाले क्षेत्र को जीते और अपने भाइयों को यहाँ का मंडलाधिपति बनाकर वो वापस त्रिपुरी चले गए थे। लेकिन ये कलिंग राज वैसा नहीं करेंगे, ये इस क्षेत्र को जीतेंगे और यहाँ राजधानी बनाकर शासन करेंगे। कलिंग राज के बाद इनके पुत्र जो हैं कमल राज वो शासक बनेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे से याद हो इसलिए हर शासक का एक एआई जनरेटेड इमेज यहाँ पे रख रहा हूँ। सारा चेहरा चेंज होते जाएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी हो। कलिंग राज के पुत्र कौन है? कमल राज। कमल राज के बाद याद रखिएगा इनके जो पुत्र होते हैं रत्नराज, जिनको दुनिया जानते हैं किसके नाम से? रत्नदेव प्रथम के नाम से। तो रत्नदेव प्रथम क्या बनेंगे? शासक बनेंगे, जिन्होंने अपने नाम से रतनपुर शहर बसाया, ठीक है। और बहुत सारे निर्माण कार्य करेंगे सारे शासक, तो सबको डिटेल में देखेंगे। पहले समझते हैं क्रम। सबसे पहला नाम आता है कलिंग राज, फिर आता है कमल राज, फिर आता है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बाद याद रखिएगा आरपीजे, अर्थात रत्नदेव प्रथम के बाद पृथ्वीदेव प्रथम अगले शासक बनेंगे। और पृथ्वीदेव प्रथम के जो पुत्र हैं कौन? जाज्जल्यदेव प्रथम, ये शासक बनेंगे। तो इन 5 शासकों का हर एक डिटेल हम लोग आज की इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। और जो अगर देखिए पहले से पढ़ चुके हैं तो पेशेंस बना के बस देखिए, आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। जो 3 शासक आपको दिख रहे हैं ये तीनों कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज या रत्नदेव प्रथम, ये तीनों पहली राजधानी कौन सी बनाएंगे? तुम्माड़। तो तुम्माड़ से ही शासन करेंगे। लेकिन रत्नदेव जो है ये क्या करेंगे? अपने नाम से एक शहर बसा देंगे। कौन सा शहर? रतनपुर। और इसी रतनपुर शहर को ही बाद में क्या बना देंगे? राजधानी बना देंगे। तो बाकी इसके बाद के शासक क्या होंगे? रतनपुर में शासन करेंगे। उनकी राजधानी कहां होगी? रतनपुर। लेकिन पहले के स्टार्टिंग के 3 राजा कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम जो हैं वो तुम्माड़ से शासन करेंगे। क्लियर है? इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे शासक हैं जो त्रिपुरी के अधीन रहकर या उनकी अधीनता में शासन करेंगे? जाहिर सी बात है कलिंगराज जो है वो त्रिपुरी के अधीन रहेंगे। क्योंकि वो त्रिपुरी की लहुरी शाखा से आए हैं तो त्रिपुरी के प्रति वफादार रहेंगे। ये अधीनता जो है कमलराज भी स्वीकार करेंगे, रत्नदेव प्रथम भी स्वीकार करेंगे। पृथ्वीदेव प्रथम के काल में याद रखिएगा ये अधीनता में रहते तो हैं, लेकिन इनके कार्यकाल के समाप्ति तक ये तटस्थ हो जाते हैं, अर्थात ये उधर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। अब अधीनता से तात्पर्य क्या है कि ये लोग अपने राजस्व का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा किसको भेजते थे? त्रिपुरी वालों को देते थे। वही तो साबित करता है कि ये उनके अधीन थे। जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था तो यहां से वो क्या करते थे? राजस्व वसूलते थे। सेम चीज ये लोग जब अधीनता में थे त्रिपुरी वालों के, तो ये लोग क्या भेजते थे? कलिंगराज हो, कमलराज हो, रत्नदेव प्रथम हो, ये सारे के सारे शासक जो हैं उनको एक वार्षिक कर भेजा करते थे, ठीक है। लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम अपने शासन के अंतिम समय में ये जो कर है वो देना बंद कर देते हैं। और पूर्ण रूप से बंद कौन करेगा? तो याद रखिएगा जाज्जल्यदेव प्रथम। ये जो है ये क्या करेंगे? कोई पैसा उधर नहीं भेजेंगे त्रिपुरी, ये अपने पास स्वयं रखेंगे और अपने नाम से स्वर्ण के सिक्के जारी करेंगे। कौन से सिक्के? स्वर्ण के सिक्के, ठीक। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में याद रखिएगा, इनके ऊपर जो आपके छिंदक नागवंशीय शासक हैं धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम आक्रमण कर देते हैं, इनको पराजित कर देते हैं और जो दक्षिण कोसल का कुछ क्षेत्र है वो अपने उसको अधिपत्य में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी हार का बदला उनका जो पुत्र है कौन लेगा? जाज्जल्यदेव प्रथम। ये जाएंगे और छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को हरा लेंगे, सपरिवार बंदी बना लेंगे, उनको कैद कर लेंगे। फिर उनकी जो माता थी सोमेश्वर देव की माता, उनके आग्रह पर उनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का एक स्टोरी चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो शासक हैं कौन है? कलिंगराज। कलिंगराज को फोकस करते हैं। कलिंगराज पे हम लोग को जानना क्या क्या है पहले उसको समझते हैं। तो इनका शासन काल है जो याद रखिएगा वो 1000 से लेके 1020 ईस्वी तक है। आपको याद होगा 995 ईस्वी में आए हैं ये, और ये सोमवंशीय शासकों को पराजित किए हैं और अपनी राजधानी 1000 ईस्वी में तुम्माड़ को बनाए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनका आगमन देखा था। 1000 ईस्वी में ये राजधानी बनाते किसको हैं? तुम्माड़ को।
ठीक है, तो इनका हिस्ट्री अगर हम लोग समझें, ये कौन थे, कहां से आए थे, तो याद रखिएगा त्रिपुरी की जो लहुरी शाखा है, कौन सी शाखा, लहुरी शाखा, ठीक है, इस लहुरी शाखा के एक शासक होते थे कौन, कोकल्ल द्वितीय, कोकल्ल सेकंड। उनके कुल 18 पुत्र थे, कितने पुत्र, 18 पुत्र। उन 18 पुत्रों में से एक पुत्र कौन थे, कलिंगराज थे, ठीक है। अब जो कलिंगराज हैं ये छत्तीसगढ़ आते हैं और अपनी राजधानी किसको बना देते हैं, तुम्माड़ को बनाते हैं। किसको बनाएंगे, तुम्माड़ को। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक क्या मानते हैं इनको, संस्थापक, ठीक है। कलचुरी वंश का ये क्या माने जाते हैं, छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के ही प्रथम कलचुरी शासक भी माने जाते हैं। क्लियर है। अब अगर बात करें राजधानी जो तुम्माड़ है, तो ये कलचुरियों की अलग अलग राजधानियां रही हैं, 3 राजधानियां परिवर्तित होंगी। तो तुम्माड़ को छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की प्रथम राजधानी का भी श्रेय जाता है। प्रथम राजधानी अगर पूछा जाए कलचुरियों की प्रथम राजधानी कहां थी, तो कहां थी, तुम्माड़ थी। किसने इसको राजधानी बनाया, कलिंगराज ने। अब याद रखिएगा जितने आपके कलचुरी शासक होंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप नोट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जितने भी अगर कलचुरी शासक हैं जो राजधानी बदलेंगे, कहां बदलेंगे, राजधानी, तो राजधानी में क्या करेंगे, एक मंदिर का निर्माण करेंगे। और वो मंदिर किसका मंदिर होगा, या तो वो शिव भगवान का मंदिर होगा या वो माता रानी का मंदिर होगा, अर्थात दुर्गा माता का मंदिर। ये कॉन्सेप्ट है हर जगह। जब जब भी आपका चेंज होगा राजधानी, तब तब वहां क्या बनाया जाएगा, एक मंदिर बनाया जाएगा। ये चीज क्लियर रखिएगा पूरे कलचुरी शासन काल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलिंगराज, सारे जितने शासक राजधानी चेंज मतलब मंदिर एक बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने राजधानी कहां बनाया, तुम्माड़ बनाया। तो इस तुम्माड़ में फिर क्या करेंगे, एक मंदिर का निर्माण करेंगे। कौन सा मंदिर भाई, तो तुम्माड़ में याद रखिएगा, तुम्माड़ के चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ये कौन, अपने कलिंगराज। क्लियर है। अब इनके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलता है, सबसे प्राचीन शासक हैं, इनके बारे में हमको जितना स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टोरी कहां से मिलता है, तो इनके बारे में 2 स्रोत हैं। 2 स्रोत कौन कौन से हैं, तो पहला स्रोत है, याद रखिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम का। पृथ्वीदेव प्रथम का उनका क्या है, तो अमोदा ताम्रपत्र। पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र, ठीक है। इस अमोदा ताम्रपत्र से कलिंगराज के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। अमोदा ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो वर्तमान रायपुर से। याद रखिएगा अमोदा ताम्रपत्र रायपुर वाले क्षेत्र में। इसके अलावा जाज्जल्य देव, जाज्जल्य देव प्रथम जो हैं, इनका रतनपुर से शिलालेख मिला है। कहां से, रतनपुर शिलालेख, रतनपुर से शिलालेख मिला है, और इस शिलालेख से भी इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। क्लियर है। इतना चीज मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए ये हमारा, यहां मान के चलते हैं, यहां क्या है, त्रिपुरी है, और इस त्रिपुरी की एक शाखा यहां पे थी जिसको हम लोग बोलते थे लहुरी शाखा। मुख्य शाखा त्रिपुरी में थी और ये लहुरी शाखा। इस लहुरी शाखा से, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों को जानकारी के लिए। इस लहुरी शाखा से याद रखिएगा यहां पे आए थे कौन, कलिंगराज। लहुरी शाखा से आए थे। ये लहुरी शाखा जो है यहां से कलिंगराज छत्तीसगढ़ में आक्रमण किए थे। क्लियर है। और त्रिपुरी का जो शाखा था वो इस ओर था। अब देखिए आक्रमण करने के बाद जो है उनकी प्रथम, पहले राजधानी हुआ करती थी पाली वाला क्षेत्र, लेकिन इन्होंने पाली को राजधानी बनाने से इनकार कर दिया और कोरबा के ही तुम्माड़ में, कहां पर, तुम्माड़, तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई और वहां पे चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया। क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। कहां से साक्ष्य मिलेंगे, तो याद रखिएगा इनके बारे में एक साहित्यिक साक्ष्य मिलता है अल बरूनी का। किसका, अल बरूनी। ये जितनी चीजें मैं आपको लिख कर बता रहा हूं स्लाइड में भी बताऊंगा, पहले चीजों को मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको जब स्लाइड में बताऊं तो वो सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ आ जाए, आपका डबल रिवीजन होते चले। इनके बारे में अल बरूनी ने
अपनी किताब जो थी, उनके किताब का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद नामक जो किताब थी, उस किताब में कलिंग राज के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलिए अब हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहला चीज, कलिंग राज जो है ये त्रिपुरी के लहुरी शाखा के शासक कोकल देव द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक पुत्र थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं कौन? कलिंग राज। इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? कलिंग राज। लेकिन अगर पूछे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव किसने रखी, तो याद रखिएगा शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी थी। ये चीज क्लियर है? कलिंग राज जो है वो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक थे और इनके बाद ही ये कलचुरी वंश का वंशावली चलता है। के आरपीजे, जेआरपी, बीकेटी, आरएस, आरएम, ये हम लोग देखे हैं। ये रतनपुर शाखा है, फिर रायपुर शाखा भी देखेंगे आगे, जो छत्तीसगढ़ की लहुरी शाखा बोल सकते हैं। इन्होंने यहाँ आते ही प्रथम शासन किया और आते ही अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बना दी? तुम्माड़। इसलिए तुम्माड़ को कलचुरियों की प्रथम राजधानी या कलचुरियों की आरंभिक राजधानी कहा जाता है। इसके बाद राजधानी चेंज होगा। ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको बताया था, जैसी राजधानी अगर बनाई जाती है तो वहां क्या किया जाएगा? वहां एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर और अनेक तालाबों का क्या किया? निर्माण कराया। तालाब भी बनवाए और मंदिर भी। ये इस प्रकार से है, अगर आप लोग गए होंगे चैतुरगढ़ तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी के ऊपर जो है वो चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर स्थित है। क्लियर है? अब इस सब कहानी के बारे में हमको साक्ष्य कहां से मिलता है? तो उसके बारे में हमको पता चलता है पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र। अमोदा याद रखिएगा रायपुर में, वर्तमान अगर देखें जिला हिसाब में तो ये रायपुर जिले में स्थित है अमोदा। ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम का कौन सा ताम्रपत्र? अमोदा ताम्रपत्र। और जाज्जल्य देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है। और रतनपुर शिलालेख में क्या उल्लेखित है? तो कलिंग राज शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष था, ऐसा उल्लेख करते हैं कौन? जाज्जल्य देव प्रथम। अपने जो दादा हैं, ठीक है, उनके बारे में, परदादा दादा के बारे में ये ऐसा उल्लेख कौन कर रहे हैं? जाज्जल्य देव प्रथम। क्लियर है? पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र हैं कौन? जाज्जल्य देव प्रथम। तो उन्होंने कलिंग राज के बारे में यह कहा कि कलिंग राज जो है वो शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष था। इनके बारे में वर्णन एक विदेशी यात्री अल बरूनी करते हैं अपनी किताब कौन? तहकीक ए हिंद। ये कौन है? अल बरूनी है, जिन्होंने अपनी किताब तहकीक ए हिंद में कलिंग राज का उल्लेख किया है। ठीक। कलिंग राज जो है इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? तो परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी और साथ ही इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करते थे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। कलिंग राज, कमल राज, आपके पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम सारे शासक करेंगे, लेकिन जैसे ही जाज्जल्य देव प्रथम आएंगे ये अधीनता को अस्वीकार कर देंगे। तो अभी जितने 4 शासक मिलेंगे स्टार्टिंग के, वो अधीनता स्वीकार करेंगे। तो कलिंग राज भी अधीनता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अब 1020 ईस्वी में इनकी जो है वो अकस्मात मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात कलिंग राज के जो पुत्र हैं कौन? कमल राज, वो 1020 ईस्वी में गद्दी पर आसीन होते हैं और अगले शासक कौन बनेंगे? कलिंग राज के पुत्र कमल राज शासक बनेंगे। क्लियर है? तो यहां हम लोगों ने कलिंग राज के बारे में जाना। अगले शासक हमारे आते हैं कौन? कमल राज। अब देखिए कमल राज के बारे में हमको जानना क्या है, तो कुछ चीजें हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक। कमल राज जो हैं वो कलिंग राज के पुत्र थे। इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक था? तो 1020 ईस्वी से लेकर 1045 ईस्वी। पहले वाले का शासनकाल कलिंग राज का याद रखिएगा 1000 से लेकर 1020, अर्थात 20 वर्ष का शासनकाल था। कमल राज का उनसे 5 वर्ष अधिक, अर्थात 1020 ईस्वी से लेकर 1045, अर्थात 25 वर्षों का शासनकाल था कमल राज का। क्लियर है? कमल राज जो है ये भी क्या करेंगे? त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करेंगे। यहां पे है त्रिपुरी और यहां है आपका तुम्माड़। तो ये भी क्या करेंगे? त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करेंगे, अर्थात तुम्माड़ से जो वार्षिक कर है वो कहां भेजेंगे? ये मान के चलिए एक पोटली है पैसे की, तो ये पोटली हमेशा कहां भेजेंगे? वो वार्षिक त्रिपुरी भेजा करेंगे। ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ, जो त्रिपुरी है वो तो वार्षिक वित्त कर उनको ले ही रहे हैं, लेकिन त्रिपुरी में एक उस समय जो शासक थे उनका नाम था गांगेय देव। त्रिपुरी के शासक कौन थे? गांगेय देव, या फिर कहीं कहीं ये गंग देव के नाम से इनका उल्लेख मिलता है। त्रिपुरी के शासक गांगेय देव या गंग देव है वही, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इधर था कौन सा क्षेत्र, उत्कल वाला क्षेत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र। ये एमपी में है ना, त्रिपुरी जबलपुर के आसपास, एमपी। पहली क्लास में मैं ये चीज बता चुका हूं। तो आपके जो गांगेय देव हैं ये क्या करेंगे, ये उड़ीसा की ओर अभियान करेंगे, इधर जाएंगे अभियान में। बीच में पड़ता है क्या, तुम्माड़। तो ये तुम्माड़ चूंकि इनके अधीन ही था, वो इनकी अधीनता स्वीकार करते थे, तो इन्होंने क्या किया, तुम्माड़ से कमलराज से सैन्य सहायता मांगी। सैन्य सहायता अर्थात जो गांगेय देव हैं वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे जितने सैनिक हैं उसको भी उत्कल अभियान के लिए हमारे साथ जोड़ दो, ताकि हम उस समय वहां क्या कर सकें, युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। साथ ही इस युद्ध में याद रखिएगा, कमलराज जो है वो अपनी सैन्य सहायता में वो स्वयं भी जाते हैं लीडरशिप करने, क्योंकि वहां उनके बड़े भाई जो हैं गांगेय देव, इनको खुश करना था। अब सैन्य सहायता के रूप में सैनिकों को लेकर कौन पहुंच गए, कमलराज। कमलराज उत्कल वाले क्षेत्र पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, और यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, इनको पराजित कर देंगे। यहाँ के जो राजा हैं वो हार जाएंगे और आपके कमलराज जो हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ के राजा जो थे, इनके पास एक सैनिक था जिसका नाम क्या था, साहिल। इनकी युद्ध वीरता से इतने प्रभावित होते हैं कमलराज, इन साहिल को वो बंदी नहीं बनाते, ना ही मारते हैं, उनको अपने साथ ले आते हैं अपनी सेवा कराने के लिए। किसको? साहिल नामक व्यक्ति को। और साहिल जो थे ये बहुत वीर पुरुष थे, याद रखिएगा, वीर पुरुष। इतने वीर थे कि कमलराज को भी पसंद आ गए उनकी वीरता, ठीक है। और इस वीर पुरुष को वो कहां लेकर आएंगे, कोसल क्षेत्र में। अब ये कोसल क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें कलचुरी शासक शासन करते थे। और इस क्षेत्र पर साहिल नामक व्यक्ति को कौन लेकर आएंगे, तो कमलराज लेकर आएंगे। आशा है कि स्टोरी समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझते। कमलराज कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कलचुरी शासक कलिंग राज के पुत्र थे। ये भी त्रिपुरी की अधीनता क्या करते थे, स्वीकार करते थे। इनके शासनकाल में त्रिपुरी में कलचुरी शासक गांगेय देव, या कहीं कहीं ये लिखा रहता है गंग देव, इनका शासनकाल था। किसमें? त्रिपुरी में, ठीक है। अपने शासनकाल में इन्होंने गांगेय देव को उत्कल या उड़ीसा आक्रमण के समय सैन्य सहायता पहुंचाई थी, जिसके कारण ये जो है इतिहास में, ये इनका इतिहास जो है वो गिना जाता है। एमपी के इतिहास में भी देखेंगे तो इनका नाम आता है, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र जो कि रायपुर से प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार कमलराज ने उत्कल के राजा को पराजित कर उससे प्राप्त धन को किसको दे दिया, गांगेय देव को सौंप दिया। उत्कल से लौटते वक्त या उत्कल से लौटते समय कमलराज जी के साथ जो है वो साहिल नामक एक वीर पुरुष जो है या एक वीर योद्धा कोसल आए थे, और उन्होंने बहुत सारे युद्धों को लड़ा भी इनके साथ। साथ ही इनके जो वंशज थे वो भी कलचुरियों के साथ जुड़ गए। आप नाम सुनते होंगे, अलग अलग इनके वंशज आएंगे, वो सारे वंशज भी कौन हैं, साहिल्य के वंशज हैं। जिसमें आपके जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाने वाले जगपाल का नाम आप सुनते हैं। वो जो जगपाल है वो याद रखिएगा इसी साहिल्य का वंशज है, ठीक है। तो जो जगपाल था वो सेनापति के पद पे पहुंच चुका था। अब आप सोचिए साहिल्य के वंशज कितने सेवा भाव से कार्य कर रहे थे कि एक राज्य के बहुत बड़े पद में, ठीक है, वो पहुंच चुके थे। तो ये साहिल्य कौन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो कमलराज के बारे में हमको बस इतनी ही चीजें जाननी है कि इन्होंने त्रिपुरी के नरेश जो थे गंग देव या गांगेय देव, उनके उत्कल अभियान में उनकी मदद की, और वहां से जितना धन प्राप्त हुआ था उसको गांगेय देव को ही दे दिया। साथ ही अपने साथ साहिल्य नामक व्यक्ति को लेकर आए, और ये त्रिपुरी की अधीनता क्या करते थे, स्वीकार करते थे। क्लियर है? यहां पे हमारा कमलराज का स्टोरी भी खत्म होता है। अब आते हैं हमारी स्टोरी में कमलराज के पुत्र रत्नराज या फिर रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बारे में हमको क्या क्या जानना है? देखिए अब रत्नदेव प्रथम के बारे में हमको क्या क्या जानना है, तो पहला चीज
जो रत्नदेव प्रथम है, इनका शासन काल था, याद रखिएगा, 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी। 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी, अर्थात 20 वर्ष का इनका शासन काल रहा। क्लियर है? इनके जो बचपन का नाम था वो था क्या? रत्नराज। रत्नदेव के बचपन का नाम क्या था? रत्नराज था। और इनके पिता का नाम कमलराज, इनके दादा का नाम कलिंगराज। ठीक है? अब रत्नराज का याद रखिएगा, जो पोते थे, इनके पोते का नाम क्या था? तो इनके पोते का नाम था जाज्जल्यदेव प्रथम। जाज्जल्यदेव प्रथम इनके पोते थे, रत्नराज या फिर रत्नदेव प्रथम के। उन्होंने यह बतलाया कि जो रत्नराज हैं, ये कमलराज के क्या थे? पुत्र थे। और यहीं से हमको पता चलता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? रत्नराज था। जो रत्नराज हैं, इनका विवाह किससे हुआ? इनका जो विवाह है वर्तमान पेंड्रा, जिसको तत्कालीन समय में कोमो मंडल कहा जाता था। कौन सा मंडल? कोमो मंडल। कोमो मंडल में एक अधिपति थे, उनका कोमो मंडल अर्थात एक मंडल था वो, ठीक है? और उस मंडल के अधिपति को मंडलाधिपति, कोमो मंडल के मंडलाधिपति कौन थे? वज्जू वर्मा या वज्जू वर्मन। ठीक है? उनकी पुत्री थी कौन? नूनल्ला देवी। तो नूनल्ला देवी से इनका विवाह हुआ था रत्नदेव प्रथम का। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है? अब इसको मैप में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां आप ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पेंड्रा वाला क्षेत्र, यहां है पेंड्रा, वर्तमान पेंड्रा। तब तब के समय में इसको कहा जाता था कोमो मंडल। इस कोमो मंडल के अधिपति या फिर मंडलाधिपति का नाम था वज्जू वर्मा या वज्जुक वर्मन। उनकी पुत्री का नाम था नूनल्ला देवी, और ये राजधानी इनकी थी कहां? तुम्माड़। ठीक है? अभी राजधानी परिवर्तन नहीं किए हैं। इनसे ये विवाह कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में वेट्स हो जाता है, वेट्स लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे, दोनों के बीच में विवाह हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या हुआ? इनका जब विवाह होता है, उसके बाद इनको लगता है कि ससुराल थोड़ा दूर हो रहा है। कलर चेंज कर देता हूं 1 मिनट में। यहां से यहां जो है ये ससुराल थोड़ा दूर लग रहा है, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि बीच का रास्ता निकालते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ ससुराल रखते हैं, यहाँ हम रहेंगे, और ये जो रहने वाला शहर है, इस शहर का नाम रख देते हैं क्या? रतनपुर। अब ससुराल भी पास हो गया। ठीक है? अब इन्होंने 1050 ईस्वी में, अगर ईस्वी की बात करें कब रतनपुर शहर की स्थापना की, तो 1050 ईस्वी में, अर्थात अपने राजा बनने के 5 साल के बाद इन्होंने रतनपुर शहर या रतनपुर नगर की स्थापना कर दी। अब जैसे ही रतनपुर शहर बसाएंगे, उसको थोड़े दिन बाद वो डेवलप जब हो जाएगा, तो उसको किसका दर्जा दे देंगे? राजधानी। नई राजधानी किसको बना देंगे? रतनपुर। और जाहिर सी बात है, अगर राजधानी बनी तो वहां क्या बना देंगे? मंदिर। ये कॉन्सेप्ट तो शुरू से चलते आ रहा है। और कौन सा मंदिर? महामाया मंदिर। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण करवाएंगे कौन? रत्नदेव प्रथम। ठीक है? तो इससे पहले इनकी राजधानी कहां थी? तुम्माड़ थी। तुम्माड़ में शासन करने वाले कौन कौन से 3 शासक थे? अगर बात करें, राजधानी तो बदल दिए, लेकिन इससे पहले भी शासन किए हैं ना तुम्माड़ में। तो सबसे पहले शासक होंगे कौन? कलिंगराज, जिन्होंने तुम्माड़ से शासन किया। फिर आते हैं कौन? उनके पुत्र कमलराज। और अंतिम में आते हैं कौन? रत्नराज, या जिनको रत्नदेव प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है? रत्नदेव प्रथम। ये तीनों तुम्माड़ में शासन करेंगे। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ही क्या करेंगे? राजधानी परिवर्तन। और राजधानी कहां ले जाएंगे? तो याद रखिएगा, रतनपुर को नई राजधानी बनाएंगे। ये अब होगी कलचुरियों की नई राजधानी रतनपुर, जो बहुत साल तक चलेगी। एक बार मैं सारे डेटा को क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा देखिए, यहां पे क्या है? तुम्माड़ है, और यहां है रतनपुर, मान लेते हैं। ठीक है? मोटा मोटा तुम्माड़ और रतनपुर। और देखिए, तुम्माड़ में इन्होंने क्या क्या काम कराया? पहला चीज, तुम्माड़ में चूंकि ये बहुत बड़े शिव भक्त थे रत्नदेव प्रथम, तो इन्होंने अपने नाम से रत्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। कहां पे? तुम्माड़ में। तुम्माड़ में क्या चीज? रत्नेश्वर शिव मंदिर। इसके अलावा बंकेश्वर शिव मंदिर,
रत्नेश्वर और बंकेश्वर शिव मंदिर तुमाण में किसने बनवाया? तो याद रखिएगा रत्नदेव प्रथम ने बनवाया। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक जगह है लाफागढ़, यहां लिख दे रहा हूं मैं लाफागढ़। इनके जो दादा थे, इनके दादा कौन? कलिंगराज। कलिंगराज ने आपके चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था, तो इन्होंने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। कौन सी मंदिर? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। कहां पे? लाफागढ़ में। पूर्व वाले क्षेत्र में 3 इनके निर्माण कार्य प्रमुख हैं। कौन कौन से? तो तुम्बाड़ में रत्नेश्वर शिव मंदिर, इसके अलावा बंकेश्वर शिव मंदिर और लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर। बात करें अगर रतनपुर की, तो रतनपुर शहर बसाएंगे। ठीक है, रतनपुर शहर बसाने के अलावा वहां पे महामाया मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ये चीज क्लियर है? इनके ही शासन काल में चूंकि ये राजा हैं, रहने के लिए इनको क्या चाहिए? किला चाहिए। तो किला के लिए कौन सा किला बनाएंगे? हाथी किला, जिसको हम लोग गज किला के नाम से भी जानते हैं। ये वही गज किला है जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति है जो अपना स्वयं का सर काट रही है। ठीक है, तो वैसी गज किला का निर्माण भी कौन कराएंगे? रत्नदेव प्रथम ही कराएंगे। क्लियर है? रतनपुर में ही ये क्या करेंगे? तो ये बहुत बोल सकते हैं अनेक तालाब खुदवाएंगे, बहुत ज्यादा। क्या? तालाब। अब तालाब खुदवाने का रीजन क्या था? तो उस समय सिंचाई के लिए आपका ट्यूबवेल ये सब नहीं था, तो सिंचाई के लिए तालाब ही मुख्य साधन थे। तो इन्होंने क्या किया? रतनपुर में बहुत ज्यादा तालाब खुदवा दिए, इसलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाने लगा। रतनपुर को क्या कहा जाने लगा? तालाबों की नगरी। क्लियर है? इसके अलावा रतनपुर को चूंकि तालाबों की नगरी थी, वहां सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, तो वहां धन धान्य से वो क्या हो जा रहा था? परिपूर्ण हो जा रहा था, वहां फसल अच्छी हो रही थी, इसलिए उस रतनपुर को ही कुबेरपुर भी कहा जाने लगा। ठीक है, क्या? कौन सा पुर? रतनपुर को कुबेरपुर। कुबेरपुर मतलब वहां पे सभी लोग धनी होते चले गए धीरे धीरे, इसलिए रतनपुर को कुबेरपुर की भी संज्ञा रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, आगे हम लोग और थोड़ा डेटा इसमें समझते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया? 1050 में यहाँ रतनपुर को राजधानी बनाया, वहां पे महामाया मंदिर का स्थापना की, वहां तालाब खुदवाए, वहां आपके कुबेरपुर की संज्ञा दिलवा दी। ठीक, इसके बाद इस वाले क्षेत्र में, सिरपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, सिरपुर आपका यहां है मान लीजिए, अभी भी आप याद रखिए सिरपुर वाले क्षेत्र में अभी भी सोमवंशीय शासकों का क्या है? कब्जा है, सोमवंश का। तो ये क्या करेंगे? सिरपुर वाले क्षेत्र में जब सोमवंशीय शासक जो थे उद्योग केसरी, कौन? उद्योग केसरी, इस शासक को ये क्या करेंगे? पराजित कर देंगे, जिसको महाभौगुप्त चतुर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, उद्योग केसरी, उनको पराजित कर देंगे और सिरपुर वाला क्षेत्र भी किसमें विलीन कर लेंगे? रतनपुर साम्राज्य में, या फिर कोसल वाले प्रदेश में ये क्या कर लेंगे? विजित कर लेंगे या उसको मिला लेंगे। इसका जो इनका जो ससुराल था, याद होगा आपको, कोमोमंडल पेंड्रा। तो राजा वज्जू कुंवरवा की सिर्फ पुत्री थी जिनका नाम नोलल्ला देवी था, उनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी, तो उसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है इसको भी अपने कब्जे में ले लिए, इधर भी कब्जे में ले लिए। इस टाइप से इनका जो है साम्राज्य धीरे धीरे विस्तृत होता चला जा रहा है। ठीक है, अब रत्नदेव प्रथम ने क्या किया? तो इनके पिता थे कमलराज, जिन्होंने साहिल्य को लेकर आए थे। कहां से? उड़ीसा से। याद आया अभी साहिल्य के बारे में बताया। तो इन साहिल्य के 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र? याद रखिएगा, 3 पुत्र। साहिल्य के बड़े पुत्र का नाम था भागिल, ठीक है, दूसरे पुत्र का नाम था देसल और तीसरे पुत्र का नाम था स्वामीन। तीनों को क्या किया? अलग अलग क्षेत्र से हमला करने के लिए कहा, और इसके कारण इन्होंने, ये तीनों जो हैं, ये तीनों युद्ध में बहुत निपुण थे। चूंकि इनके पिता साहिल्य जो है वो वीर योद्धा थे, तो उन्होंने भागिल, देसल और स्वामिल ने अपने पिता से युद्ध नीति सीखी। और 2 क्षेत्र कौन कौन से? भट्टविल और बिहरा। भट्टविल और कहा? बिहरा।
ये दोनों जो क्षेत्र हैं, इस पर भी अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार किया। भट्टविल और बीहरा इस साइड के क्षेत्र थे। तो कुल मिलाकर इनका शासन क्षेत्र आप ध्यान से देखें तो पूरा फैलते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये किसकी अधीनता स्वीकार करेंगे? तो त्रिपुरियों की अधीनता ही ये स्वीकार करते हैं। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, ये सारी चीजें हम लोग जो अभी देखे उसको हम लोग स्लाइड से समझते हैं। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के बारे में हमको क्या क्या चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो पहला चीज जाने हैं क्या, इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? रत्नराज था। ठीक है, जब ये चीजें हमको कहाँ से पता चलती है रत्नराज था, तो याद रखिएगा इनके जो पोते थे रत्नदेव प्रथम के पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में कमलराज के पुत्र का नाम रत्नराज मिलता है, और इतिहासकार इस रत्नराज को ही रत्नदेव से संबोधित करते हैं। ठीक है, रत्नदेव प्रथम का शासनकाल हम लोग देख चुके हैं 1045 से 1065। अभी तक अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बीच में नहीं बोलता लेकिन अभी बोल रहा हूँ। आप लोग का लाइक जो है वो कम आ रहा है आजकल, तो थोड़ा मोटिवेशन, व्यूज ज्यादा रहते हैं, लाइक नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था रत्नदेव प्रथम का? तो मैं आपको पहले ही बताया, पेंड्रा वर्तमान का जो है उस समय कहलाता था कोमो मंडल। तो कोमो मंडल या पेंड्रा के जो मंडल अधिपति या मंडलाधिपति थे वज्जुक वर्मा या वज्जू वर्मा, उनकी पुत्री से हुआ था। उनका नाम था नोनल्ला देवी। याद रखिएगा, वज्जुक वर्मा या वज्जू वर्मा का कोई पुत्र नहीं था। उनकी एकमात्र पुत्री कौन थी? नोनल्ला देवी। उनसे इनका विवाह हुआ था रत्नदेव प्रथम का। ठीक है, इन्होंने अपने राजा बनने के शासनकाल के 5 साल बाद ही अपने नाम से रतनपुर नगर की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद जो रतनपुर है वो 5 साल बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी कहाँ थी? तुमाड़। तुमाड़ से ही ये शासन कार्य क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे, और बाद में तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी क्या बनाएंगे? नई राजधानी, जब रतनपुर बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे ही नई राजधानी बनाएंगे वहां एक मंदिर बना देंगे। ठीक है, तो राजधानी तुमाड़ में, तुमाड़ राजधानी में शासन करने वाले ये क्या थे? अंतिम शासक थे। ठीक है, इसके बाद बाकी जो शासक हैं वो या तो रतनपुर में करेंगे या छुरी कोसगई में करेंगे या फिर रतनपुर में करेंगे, बाकी दूसरे जगह शासन नहीं करेंगे। तो माड़ में सिर्फ और सिर्फ 3 शासकों ने शासन किया था। वो 3 शासक कौन कौन से हैं? कलिंगराज, कमलराज और उनके पुत्र रत्नदेव प्रथम। तो तुमाड़ से शासन करने वाले कौन से शासक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 ही शासक आपको हैं, कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज या रत्नदेव प्रथम जो हैं, उन्होंने तुमाड़ से शासन किया था। तुमाड़ राजधानी थी तब शासन किया। कौन कौन? कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? इसके बाद ये तुमाड़ में जब शासन कर रहे थे तो तुमाड़ में इन्होंने क्या किया? तो तुमाड़ में इन्होंने अपने जो इष्ट देव हैं भगवान शिव, ये याद रखिएगा, जो कलचुरी शासक रहेंगे वो शैव धर्मावलंबी हैं, पहले ही क्लास में मैं बता चुका हूं। तो अपने इष्ट देव भगवान शिव के लिए 2 मंदिर का निर्माण करेंगे। एक अपने नाम से ही रत्नेश्वर शिव मंदिर, अर्थात रत्नदेव के जो ईश्वर हैं अर्थात रत्नेश्वर शिव मंदिर, और दूसरा है बंकेश्वर शिव मंदिर। इन दोनों का निर्माण कहाँ कराएंगे? तुमाड़ में। जो रत्नेश्वर शिव मंदिर है वर्तमान में इस स्थिति में है, और जो बंकेश्वर शिव मंदिर है इस प्रकार की स्थिति में अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो इन दोनों मंदिरों का निर्माण भी कौन कराएंगे? रत्नेश्वर शिव मंदिर और बंकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम कराएंगे। अब इसमें एक चीज मैं आपको और अभी बता दूं, आगे और बताऊंगा डिटेल में। बंकेश्वर जो शिव मंदिर है इसमें मंडप या चतुष्टिका का जो निर्माण है, इनके जो पुत्र हैं रत्नदेव प्रथम के पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम, ये भी शिव भक्त थे। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया? यहां बंकेश्वर शिव मंदिर में इस मंदिर के मंडप का निर्माण कराया, बाहर में मंडप बनवाया। किसने बनवाया? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मंदिर बनवाया है किसने? रत्नदेव प्रथम ने। और मंदिर के बाहर मंडप किसने बनवाया है? तो पृथ्वीदेव प्रथम, इनके जो पुत्र हैं उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा ही लाफागढ़ में क्या बनाया गया? महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। इनके जो दादा थे अर्थात कलिंगराज, उन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का निर्माण किया था। महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण चैतुरगढ़ में कलिंगराज ने कराया, लेकिन लाफागढ़ में किसने कराया? तो रत्नदेव प्रथम ने कराया। क्लियर है? ये है आपकी कौन? महिषासुर मर्दिनी माता का जो मूर्ति है। इसके बाद 1050 में इन्होंने रतनपुर शहर का स्थापना कराया। अब जैसे ही रतनपुर को राजधानी बनाएंगे तो इनके द्वारा ही 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जो वर्तमान रतनपुर में स्थित है। ठीक है, ये है महामाया माता। तो इस महामाया माता का जो मंदिर है
महामाया माता जी का मंदिर कहाँ स्थापित कराया गया? रतनपुर में। किनके द्वारा बनवाया गया? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया। ठीक है। इनके ही शासन काल में इनके रहने के लिए, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए रतनपुर में किले का निर्माण कराया गया, जिसे गज किला या हाथी किला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो ये गज किला या हाथी किला है, वर्तमान में इसके बाहरी क्षेत्र जो हैं वो भर गए हैं, लेकिन तब जब ये किला बनवाया गया था, तो जैसे आपका बाहुबली देखे हैं, बाहुबली मूवी में किले के बाहर क्या था? यहाँ पानी के लिए गड्ढे किए गए थे किले की सुरक्षा के लिए। सेम वैसा इसका निर्माण कराया गया था तत्कालीन समय में। ये जो गड्ढे हैं, अभी वर्तमान स्थिति में ये भर कर, ये मिट्टी जो है वो सीधी हो चुकी है, जमीन जो है वो सपाट हो चुकी है। लेकिन जब इसका निर्माण कराया गया था, तो यहाँ गड्ढे हुआ करते थे जिसमें पानी भरा रहता था, और कहा जाता था कि इसमें मगरमच्छ भी जो है वो निवास करते थे। क्लियर है? इस किले की खास बात क्या है? तो इस किले में एक ऐसी मूर्ति है, रावण की मूर्ति। याद रखिएगा, इस किले में किसकी मूर्ति है? रावण की मूर्ति है, जिसमें यह दिखाया गया है कि वह स्वयं का सिर काट रहा है। इस प्रकार की मूर्ति है जिसमें रावण जो है, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वयं का सिर काटकर शिवलिंग में अर्पित कर रहा है। ठीक है, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। क्लियर है? मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। ये जो रावण है, रावण का मूर्ति जो है, रावण अपना सिर जो है वो भगवान शंकर के को अर्पित कर रहा है, ऐसा यहाँ पे एक मूर्ति बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये जो गज किला है या हाथी किला है, रतनपुर का गज किला या हाथी किला, रोड के किनारे ही आप लोग, बहुत से लोग जो बिलासपुर में निवासरत हैं वो लोग जाकर इसको देखे भी होंगे। ये गज किला केंद्र संरक्षित स्मारक है। ठीक है, सेंट्रल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है। प्राचीन किला रतनपुर के नाम से जाना जाता है, या जिसको गज किला या हाथी किला भी कहा जाता है। रत्नदेव प्रथम ने ही अपने शासनकाल में बहुत सारे तालाब खुदवाए थे, अनेक तालाब खुदवाए, और तालाब खुदवाए तो यहाँ सिंचाई व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई। ठीक, जिसके कारण रतनपुर जो है वहां धन धान्य अर्थात वहां जो फसल थी या उपज था वो बहुत अच्छा होने लगा। ठीक है, इनके अनेक तालाब खुदवाने के कारण ही रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपमा दी जाती है रतनपुर को तालाबों की नगरी। एक है आरंग, जिसको तालाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सारे शहर मिलेंगे जिनको तालाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन रतनपुर को इनके शासनकाल में तालाबों की नगरी की उपमा मिली थी। अब चूंकि ये तालाबों की नगरी थी, सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए लोग जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था, जिसके कारण रतनपुर को ही कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई। ठीक है, तो रतनपुर का एक नाम आपको मिल गया तालाबों की नगरी, एक उपमा मिल गई कुबेरपुर। इसके अलावा अलग अलग युगों में इसका नाम अलग अलग मिलता है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे। ठीक है, जैसे चतुर्युगपुरी भी कहा जाता है, मतलब चारों युगों में इसका उल्लेख मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जितने चार युग हैं, चारों युग में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसलिए रतनपुर को चतुर्युगपुरी भी कहा जाता है। क्लियर है? अब चूंकि ये कुबेरपुर थी, तो अर्थात यहाँ पे क्या थे? लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे, राजा भी खुश था, लोग जनता भी खुश थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद इन्होंने, याद रखिएगा मैं आपको स्टोरी में बताया था, ये जैसा छत्तीसगढ़ का मैप है, ये वाला आपका जो क्षेत्र है ये सिरपुर था, और इस सिरपुर वाले क्षेत्र में सोमवंशीय शासकों का शासन था। सोमवंशीय शासक। अब सोमवंशीय शासक कौन थे इस समय? तो याद रखिएगा उद्योग केसरी, इनका नाम मिलता है क्या? उद्योग केसरी। इसी सोमवंशीय शासक उद्योग केसरी, जिसको महाभावगुप्त चतुर्थ भी कहा जाता था, उनको ये क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, और उनको युद्ध में क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे। इन्होंने 1055 ईस्वी में सोमवंशीय शासक उद्योग केसरी अर्थात महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित कर सिरपुर एवं कलिंग क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, एक साम्राज्य विस्तार इनका ये मिल गया। दूसरा ससुरालहू वाला है, अर्थात ससुराल वाला। इनके जो ससुर थे अर्थात वज्जुक वर्मा, जो कोमो मंडल के मंडलाधिपति थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कोमो मंडल को भी अपने साम्राज्य में इन्होंने क्या कर लिया? शामिल कर लिया। ठीक है, कोमो मंडल अधिपति वज्जुक वर्मा या वज्जू वर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात वर्तमान का जो पेंड्रा क्षेत्र है, इसको रत्नदेव को ये क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अभी वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जो पेंड्रा वाला क्षेत्र है वो भी इनको प्राप्त हो गया। अब याद होगा आपको, इनके जो पिता थे
अर्थात कमलराज, उन्होंने अपने साथ साहिल्य नामक व्यक्ति को लेकर आए थे। तो रत्नदेव ने साहिल्य के 3 पुत्रों, जो नाम मैं आपको पहले ही बताया था, एक नाम है भागिल, दूसरा देसल और तीसरा स्वामिल, इनकी सहायता से भट्टविल तथा बिहरा नामक क्षेत्र पर अपना राज्य क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। ठीक है। और ये भी क्या करते थे, त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार करते थे, त्रिपुरी के शासकों के अधीन शासन करते थे। तो रत्नदेव प्रथम, कलिंगराज, कमलराज, तीनों जो शासक हैं वो त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करेंगे। क्लियर है। इनके समय में ही तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है रतनपुर। इसके अलावा कुबेरपुर की संज्ञा भी रतनपुर को प्राप्त होती है। ठीक है। 1065 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु, और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो पुत्र हैं, जिनका नाम है पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी में क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। ठीक है। इनका शासनकाल याद रखिएगा 1065 से लेके 1090 ईस्वी के बीच रहता है। 1065 से कब तक, 1090। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमको क्या क्या जानना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शासनकाल में आपको पहले ही बताया 1065 ईस्वी से 1090 ईस्वी। अब पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो आपको पहले अगर क्लास याद है, कलिंगराज का ही मैं बताया था। तो पृथ्वीदेव प्रथम का खुद का ताम्रपत्र था। कहां से ताम्रपत्र, अमुदा से ताम्रपत्र। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, तो 3 ताम्रपत्र अमुदा से ही प्राप्त हुए थे। इसके अलावा रायपुर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। इनके कुल देखिए, आपको मैं बता दूं, ताम्रपत्र की मैं अगर बात करूं तो अमुदा से ताम्रपत्र मिला है, अमुदा रायपुर में है। इसके अलावा रायपुर से भी मिला है। इसके अलावा लाफागढ़ से मिला है और भाटापारा से मिला है। 4 जगह हैं जहां से इनका ताम्रपत्र मिला हुआ है। क्लियर है। अगर इसको हम लोग देखें तो अमुदा आपको यहां मिलेगा, रायपुर यहां मिलेगा, ये 2 जगह हो गए। इसके अलावा लाफागढ़ और भाटापारा, इन 4 क्षेत्रों से इनके क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। और चूंकि ये त्रिपुरी की क्या करते थे, अधीनता स्वीकार करते थे, इसलिए ये क्या करेंगे, वार्षिक जो कर है वो त्रिपुरी को हमेशा भेजेंगे यहां से। इनकी राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा अभी राजधानी है रतनपुर, क्योंकि रत्नदेव ने राजधानी कहाँ बना दी है, रतनपुर। क्लियर है। इनका जो विवाह है वो याद रखिएगा इस साइड से आएंगी, बिहार साइड से राजल्ला देवी। इनका जो ससुराल था वो राजल्ला देवी। ठीक है। उनके जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, राजल्ला। इनकी माता का नाम याद है, नुनल्ला देवी। रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम नुनल्ला देवी था। इनका मामा गांव जो था वो था पिंडरा, कोमो मंडल तत्कालीन। लेकिन इनकी पत्नी जो है वो राजल्ला देवी इस साइड से आएंगे, बिहार साइड से। ठीक है। अब इनके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो इनके जो मंत्री हैं, 2 इंपॉर्टेंट मंत्री के नाम मिलते हैं। कौन कौन से मंत्री हैं भाई, तो एक है विग्रहराज, अभी मंत्री हैं। बाद में इनके पुत्र के समय जो है ये संधि विग्राहक बनेंगे, विग्रहराज संधि विग्राहक बनेंगे। विग्रहराज के अलावा दूसरे मंत्री का नाम है सोणदेव। विग्रहराज और सोणदेव इनके पॉपुलर मंत्री हैं जिनका उल्लेख मिलेगा आगे। ठीक है। इसके अलावा इनके जो सामंत थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सामंत रखते थे। 2 सामंत कौन कौन से, एक थे जयदेव और दूसरे थे देव सिन्हा। अब ये सामंत क्या करते थे, मैं उसको थोड़ा सा स्टोरी बता दूं। जो सामंत थे वो अपनी साथ सेना रखते थे और आसपास के क्षेत्रों को और वो आक्रमण करके विजित करते थे। किसके लिए, राजा के लिए। तो लड़ाई पे कौन कौन जो जाएंगे, इनके लिए जयदेव और देव सिन्हा जो है इनके लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है। अब याद रखिएगा जो जयदेव हैं ये ऊपर साइड हैं, यहां आपको जयदेव मिलेंगे। ठीक है। और इधर मिलेंगे देव सिन्हा। जो देव सिन्हा है वो नीचे वाले क्षेत्र को विजिट करेंगे और जयदेव जो है वो ऊपर वाले क्षेत्र को। जयदेव इधर याद रखिएगा, इधर है आपका सरगुजा। मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये है आपका सरगुजा। तो इस सरगुजा को तत्कालीन समय में डांडोरा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, डांडोरा। डांडोरा मंडल पर या वर्तमान का जो सरगुजा क्षेत्र है उस पर जयदेव आक्रमण कर देंगे और लगभग उस क्षेत्र के 21,000 जो गांव हैं, 21,000 गांव इसको जीत के इनको दे देंगे। 21,000 गांव को क्या करेंगे, सॉरी 21,000 नहीं, 2100 गांव है, माफ कीजिएगा। 2100 गांव को जीतकर ये डांडोरा वाले क्षेत्र को किनको दे देंगे, पृथ्वीदेव प्रथम को। और कोमो मंडल के नीचे इधर आप ध्यान देंगे तो इस वाले क्षेत्र में लगभग 750 गांवों को
देव सिन्हा जाएंगे, आक्रमण करेंगे और जीत कर किसको दे देंगे? पृथ्वीदेव प्रथम को। अब ध्यान से देखें तो इतना वाला पूरा जो क्षेत्र है इनके अधीन हो चुका है। इस साइड अभी नहीं हुआ है ना, इस साइड नहीं हुआ है। इतना पूरा क्षेत्र ऊपर तक जो क्षेत्र है ये इनके अधीन हो गया है। अब इस चीज को ये देखेंगे और ये अपने आप को एक उपाधि देंगे। ये वाला जो क्षेत्र था ये कहलाता था कोसल। ठीक है, आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में ये बताया हूं जब मैं इतिहास पढ़ा था, प्राचीन इतिहास, तो ये जो कोसल है रामायण काल में भी मैं बताऊं, इधर को कहा जाता था कोसल रामायण काल में, और इधर को कहा जाता था दंडकारण्य। कोसल ऊपर वाला क्षेत्र था, ये इधर से नीचे क्या था? दंडकारण्य था। तो कोसल को पूरा जीत चुके थे, इसलिए ये क्या बोलते थे अपने आप को? सकल कोसल अधिपति। और यहीं से क्या मिलता है इनका एक नाम? सकल कोसलाधिपति की उपाधि ये धारण करते थे। क्यों करते थे वो समझ आया, क्योंकि ये पूरे लगभग कोसल को जीत ही चुके हैं, इसलिए सकल कोसल अधिपति या सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा जो पृथ्वीदेव प्रथम है इन्होंने और उपाधि धारण की थी। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि कौन कौन सी उपाधि, तो पहले उपाधि में आपको बताया सकल कोसलाधिपति। ठीक है, सकल कोसल अधिपति या सकल कोसलाधिपति। इसके अलावा इन्होंने प्रचंड कोसलाधिपति की भी उपाधि धारण की थी, प्रचंड कोसलाधिपति। ठीक है, समाधि गता, समाधि गता शेष। इसके अलावा पंच महाशब्द, पंच महाशब्द अर्थात कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 पृथ्वी देव, 5 महान शब्द पृथ्वी देव, ऐसा इनका वो था। इसके अलावा महामंडलेश्वर, अलग अलग मंडल थे और इस मंडल के ईश्वर कौन थे? महामंडलेश्वर, अर्थात सभी मंडल, जितने मंडल थे, जैसे कोमो मंडल है, डांडोरा मंडल आपका सरगुजा वाला क्षेत्र है, ये सारे मंडल जो थे वो मंडल के मुखिया जो हुआ करते थे, उनके भी ये मुखिया, इसलिए अपने आप को महामंडलेश्वर कहते थे। तो इस प्रकार ये अपना जो उपाधि है वो धारण करते थे। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। इन्होंने क्या किया? ये जो तुम्माड़ है, इस तुम्माड़ में अपने पिता, इनके पिता क्या थे? इनके पिता रत्नदेव प्रथम थे। उन्होंने रत्नदेवेश्वर मंदिर बनवाया था, तो इन्होंने उनका ही कॉपी किया और क्या मंदिर बनवाया? पृथ्वी देवेश्वर। ठीक है, अपने पिता की भांति एक मंदिर, शिव मंदिर ये भी बनाएंगे, पृथ्वी देवेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, रतनपुर जो है, रतनपुर में आपको पता होगा इनके पिता ने बहुत सारे तालाब खुदवाए थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पिताजी तो बहुत ज्यादा तालाब खुदवा ही चुके हैं, मैं एक काम करता हूं, मेरे को इतिहास में नाम बनाना है, तो मैं एक बड़ा तालाब खुदवाता हूं। और इन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब खुदवाया। कैसा तालाब? रतनपुर का सबसे बड़ा तालाब, विशाल तालाब का निर्माण करवा दिया, ताकि सबसे बड़ा काम इनका दिखे। ठीक, अब इनके पिता जो थे वो बंकेश्वर शिव मंदिर बनवाए थे, आपको याद होगा, रत्नेश्वर और बंकेश्वर। तो बंकेश्वर शिव मंदिर में मंडप बनवा देंगे। इस मंडप को ही क्या बोलते थे? चतुष्कीका, चतुष्कीका या फिर मंडप, आप सिंपल शब्दों में बोले तो मंडप। 4 ऐसे वो रहते थे। ठीक है, और इस टाइप का मंडप जो है वो रेडी कराया इनने, पृथ्वीदेव प्रथम ने। कहां पे? बंकेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण में या उसके सरफेस में। ठीक है, अब ये जो तुम्माड़ है इसके पास ही था एक जगह लाफागढ़। आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। यहां पे है आपका क्या? लाफागढ़। लाफागढ़ में इन्होंने क्या किया? तो लाफागढ़ में इन्होंने एक किला बनवाया और इस किले का नाम रखा चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ क्या? किला। अब इस किले की खास बात क्या थी? इस किले में थे 3 द्वार। कितने द्वार? 3 द्वार। और इन द्वार से पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक द्वार का नाम याद रखिएगा, क्या था? सिंह द्वार। अब कैसे नाम रखते थे? तो जिस द्वार का नाम रखा जाता था उसमें उसकी मूर्ति रहती थी। शेर का मूर्ति है तो सिंह द्वार। एक नर्तकी है, डांस कर रही है वाले स्टेप में है, उसका नाम क्या रख दिए? मेनका द्वार। अप्सरा है मेनका जी। ठीक है, इसके अलावा एक द्वार था जिसका नाम था हुंकारा द्वार। 3 अलग अलग द्वार, सिंह द्वार, मेनका द्वार और हुंकारा द्वार। जिस द्वार के आगे शेर की प्रतिमा स्थापित थी उस द्वार को कहा गया सिंह द्वार।
ठीक है, जिस द्वार के आगे एक नर्तकी की मूर्ति स्थापित की गई उसे कहा गया मेनका द्वार। और जो मुख्य द्वार था जिसमें आपके हाथी ये सब प्रवेश करते थे उसको कहा गया, जिसमें मतलब आपके गाजे बाजे के साथ एंट्री होता था, उसको कहा गया हुंकारा द्वार। क्लियर है? इनके बारे में ये सारी चीजें आपको समझ आ गई क्या? ठीक है, तो चलिए इसमें एक लास्ट चीज और आपको मैं ऐड कर दूं। देखिए इनके शासनकाल में ये आपका कोसल वाला क्षेत्र पूरा जीत चुके हैं, ये कोसल, ऐसे ऐसे कर दूं तो यहाँ पे है छिंदक नागवंशीय शासक। ठीक है, और छिंदक नागवंशीय शासक इनके समय में कौन थे? तो सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव देखिए कि ये साम्राज्य का विस्तार इधर नीचे की ओर करते ही जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इनके आक्रमण करने से पहले एक काम करता हूं, मैं आक्रमण कर देता हूं, और सोमेश्वर देव आक्रमण कर देंगे किनके ऊपर? पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर, और कुछ क्षेत्र ये जीत जाएंगे और जीत कर अपने में मिला लेंगे। क्लियर है? सोमेश्वर देव इनको पराजित कर देते हैं और कुछ क्षेत्र अपने में मिला लेते हैं। तो इनका स्टोरी इस टाइप से चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी जो स्टोरी है उसको। सबसे पहली चीज, इनके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी इनके स्वयं के ताम्रपत्रों से मिलती है। ठीक है, उनके साक्ष्य जो हैं। अमोदा ताम्रपत्र मैं आपको पहले भी बताया, अमोदा से प्राप्त 3 ताम्रपत्रों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें इन्हें 21,000 ग्रामों का अधिपति बताया गया है। इनके अंदर कितने ग्राम थे? 21,000 गांव थे, उसके ये स्वामी थे। ये ऐसा इन्होंने खुद लिखवाया है किसमें? अमोदा ताम्रपत्र में। ठीक है, इनकी जानकारी के अन्य स्रोत भी हैं जो मैं आपको पहले ही बताया, रायपुर ताम्रपत्र, लाफागढ़ ताम्रपत्र और भाटापारा ताम्रपत्र। ठीक है, ये जो चौथे शासक हैं कलिंग, हम लोग पहले ही देखे हैं। पहले देखे क्या? कलिंग राज, उसके बाद देखे कमल राज, उसके बाद देखे रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बाद अगले शासक बनते हैं कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये अपने पिता, अपने पूर्वजों की भांति ये भी क्या करते हैं? त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करते हैं और स्वयं को त्रिपुरी के सामंत कहते हैं। त्रिपुरी के क्या कहते हैं? सामंत। इनका जो विवाह हुआ था याद रखिएगा राजल्ला देवी से हुआ था। ठीक है, इनके प्रमुख 2 मंत्रियों का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक है कौन? विग्रहराज, और दूसरे हैं सोणदेव। ये विग्रहराज का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये इनके पुत्र के समय में क्या बनेंगे? संधि विग्राहक बनेंगे। चूंकि ये सीनियर मंत्री रहेंगे तो 2 अलग अलग मंडलों के बीच में संधि का कार्य कौन करेंगे? विग्रहराज। अभी इनके काल में कौन रहेंगे? विग्रहराज मंत्री रहेंगे। और इनके 2 प्रमुख सामंत कौन कौन थे? तो जयदेव और देव सिन्हा। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जयदेव और देव सिन्हा। जयदेव जो हैं ये क्या करेंगे? तो ये आपको याद होगा सरगुजा वाले क्षेत्र को जीतने जाएंगे, जिसको तत्कालीन समय में डांडोरा कहा जाता था। ठीक है, तो जयदेव के बारे में क्या जानना है? सामंत जयदेव ने डांडोरा, जिसे वर्तमान में सरगुजा के नाम से जाना जाता है, डांडोरा क्षेत्र के 2100 गांवों को विजित किया था। कितने? 2100 गांवों को जीता था। और जीत कर किनको दिया? पृथ्वीदेव प्रथम को। किसने? सामंत जयदेव ने। इसके अलावा इनके एक और सामंत थे, सामंत देव सिन्हा। उन्होंने कोमो मंडल या पेंड्रा वाले क्षेत्र के लगभग 750 गांवों को पूर्णतः विजित किया, उनको पूर्णतः जीता और किनको दे दिया? पृथ्वीदेव प्रथम को उन्होंने सौंप दिया। लगभग जो कोसल वाला क्षेत्र है, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाएं तो कोसल वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये कोसल, लगभग ये कोसल वाला क्षेत्र ये जीत ही चुके थे। इसके कारण इन्होंने क्या किया? एक उपाधि धारण किया जिसको कहा जाता है क्या? सकल कोसलाधिपति। और ये जानकारी हमको प्राप्त होती है इनके रायपुर ताम्रपत्र से, उसमें उल्लेखित किया गया है। ये कौन है? सकल कोसलाधिपति हैं। ठीक है, इन दोनों जीत के बाद ये ताम्रपत्र जारी किया गया था। अब सकल कोसलाधिपति में अगर आप लोगों ने प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास का अंतिम वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा पांडु वंशीय शासक आपको मिलते हैं कौन? महाशिव तिवरदेव। जो महाशिव तिवरदेव हैं उन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 ही ऐसे शासक मिलेंगे जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाशिव तिवरदेव के बोंडा ताम्रपत्र से हमको ये प्राप्त ज्ञात होता है कि महाशिव तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, और पृथ्वीदेव प्रथम के रायपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा महाशिव तिवरदेव और पृथ्वीदेव प्रथम दोनों ही शासक ऐसे हैं जो जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी।
ऑप्शन में आपके दोनों नहीं मिलेंगे, शासक बदल जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों मिलता है मतलब क्वेश्चन होगा विलोपित। क्लियर है? सकल कोसलाधिपति के अलावा इन्होंने और कौन कौन सी उपाधि धारण की पृथ्वीदेव प्रथम ने? तो एक उपाधि है महामंडलेश्वर। इसके अलावा प्रचंड कोसलाधिपति, ये प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने का जो उल्लेख है वो अमोदा ताम्रपत्र से हमको ज्ञात होता है। ठीक है, इसके अलावा समाधिगता शेष और पंच महाशब्द, इस प्रकार की उपाधि धारण किए हुए थे कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। और इनके इस प्रकार से उपाधि धारण करने से हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने संपूर्ण दक्षिण कौशल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया रहा होगा। ठीक है, इसलिए इतनी सारी उपाधियां ये क्या करते जा रहे हैं? धारण करते जा रहे हैं। क्लियर है क्या? अब इनके स्थापत्य की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपने पिता के तर्ज पर ही अपने नाम से एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। जैसे इनके पिता रत्नदेव ने रत्नेश्वर देवालय बनाया था, वैसे ही पृथ्वीदेव ने पृथ्वी देवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, कहां पर? सेम तुम्बाड़ में। और ये इस प्रकार का आपका मंदिर है वर्तमान में, पृथ्वी देवेश्वर शिव मंदिर। कहां पे निर्माण कराया गया है? तुम्बाड़ में। क्लियर है? इन्होंने रतनपुर में क्या किया? रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया। एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण कहां कराया? इनके पिता के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, रतनपुर में उन्होंने तालाब बनवाया था। तो ये उतने क्वांटिटी में तो नहीं बनवाते, लेकिन ये बड़ा सा तालाब बनवा देते हैं। उन्होंने तुम्बाड़ में शिव मंदिर बनवाया था अपने नाम से, रत्नेश्वर देवालय। तो इन्होंने क्या किया? अपने नाम से पृथ्वी देवेश्वर शिव मंदिर या पृथ्वी देवेश्वर देवालय का स्थापना कराया। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ जो बंकेश्वर शिव मंदिर है, उसके प्रांगण में चतुष्किका, जिसको हम लोग मंडप भी बोलते हैं, इसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे? मंडप। इस मंडप का निर्माण कौन कराएंगे? पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, ये है आपके बंकेश्वर शिव मंदिर का स्टैच्यू या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बंकेश्वर शिव मंदिर का जो ये बाहरी स्ट्रक्चर है, दोनों इमेज सेम ही है। ठीक है, जूम आउट वाला वर्जन ये है। इसमें इन्होंने क्या किया? इस प्रकार से पिलर डलवाए और ऊपर से स्लैब डलवा के एक मंडप बनवा दिया। इस प्रकार का चतुष्किका या मंडप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। ये मंदिर जो है, ये मंदिर बनवाया गया था इनके पिता रत्नदेव प्रथम के द्वारा, लेकिन इस मंदिर के बाहर जो ये मंडप है ये बनाया गया है पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। तो ये चीज पूछ लिया जाता है और ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक किले का निर्माण, जैसे इनके पिता कर रहे थे, रतनपुर में उन्होंने एक किला बनाया था, गज किला या हाथी किला। ये क्या करेंगे? इन्होंने लाफागढ़ में एक किला बनाया, जिस किले का नाम रखा चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, लाफागढ़ के किले का निर्माण कराया, उसका नाम रखा क्या? चित्तौड़गढ़ का किला। अब इस किले में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो द्वार है, इस द्वार में यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंह की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? सिंह की। तो ये कौन सी द्वार है? ठीक है, किले में कितने द्वार थे? 3 द्वार थे, और तीनों द्वार के नाम आपको बता चुका हूं, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार। ये द्वार जो है वो सिंह द्वार है। ऐसे ही और द्वार 2 थे, आपको इमेज के पीछे दिखेंगे। एक है मेनका द्वार और एक है हुंकारा द्वार। 3 अलग अलग द्वार, कौन कौन से? मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार। ये 3 मुख्य प्रवेश द्वार थे। कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। और ये जो किला है ये कहाँ स्थापित किया, बनाया गया था? इसका निर्माण तो याद रखिएगा, ये कहाँ है? लाफागढ़ में है। क्लियर है? किसके द्वारा बनाया गया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, जो पृथ्वीदेव प्रथम है, याद रखिएगा, आरंभ में जो है वो कलचुरियों की अधीनता स्वीकार करते थे, ये चीज मैं बता चुका हूं। लेकिन बाद में ये तटस्थ हो गए। तटस्थ होने का तात्पर्य ये है कि ये जो वार्षिक कर है वो उसको देना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्टोरी अगर याद होगी तो छिंदक नागवंशीय शासक जो है सोमेश्वर देव प्रथम, उनको खौफ हो गया था कि नीचे भी ये आक्रमण ना कर दें, इसलिए सोमेश्वर देव प्रथम ने इनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया और इनको पराजित कर दिया और इनके कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये जो अधिकार किए हैं सोमेश्वर देव, इनकी भूल का बदला, ये इनकी जो भूल है उसको सुधारेंगे कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। चूंकि पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जो होंगे जाज्जल्य देव, जाज्जल्य देव अपने पिता की हार का बदला लेने आएंगे। ठीक है, ये तो हार चुके सोमेश्वर देव से। सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंशीय शासक, धारावर्ष के पुत्र थे और गुंड महादेवी के पुत्र थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की स्टोरी में ये सारी चीजें और आपको बताऊंगा जब छिंदक नागवंशीय शासक आएंगे। तो इनके वो से हमको पता चलेगा कि इन्होंने आक्रमण किया था। कौन सा अभिलेख? कुरुसपाल अभिलेख। ठीक है, वो डिटेल भी मैं उसमें भी जाऊंगा, कुरुसपाल अभिलेख।
तो जो कुरुषपाल अभिलेख है वो सोमेश्वर देव प्रथम का है। सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने कुरुषपाल अभिलेख में ये चीज उल्लेख किया है कि इन्होंने पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था। ठीक है, उसके बाद उनके पुत्र जाज्जल्य देव प्रथम ने उनको हराकर उनको क्या बना लिया, बंदी बना लिया या फिर कैद कर लिया। ये स्टोरी वो बताते हैं कौन, सोमेश्वर देव प्रथम। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जाना। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद अगले जो हमारे शासक आते हैं, अंतिम शासक आज की इस क्लास के, वो हैं कौन, जाज्जल्य देव प्रथम। ठीक है, आज की क्लास में इनके बारे में हम लोग और जानेंगे। जाज्जल्य देव प्रथम का शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो ये इनका शासनकाल 1090 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी के बीच रहता है। लगभग 30 सालों का इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, जाज्जल्य देव का जो शासनकाल था वो याद रखिएगा 1090 ईस्वी से लेके 1120 ईस्वी के बीच था। ठीक है, जाज्जल्य देव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या क्या जाननी है, तो पहला चीज याद रखिएगा, ये इस वंश के, कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली या सर्वशक्तिशाली शासक माने जाते हैं। सर्वशक्तिशाली सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं जाज्जल्य देव प्रथम। ठीक है, इन्होंने अब क्या किया था, तो अपनी जानकारी के लिए अपना एक शिलालेख ही खुदवा दिया। कहाँ पे, रतनपुर में। ठीक है, जो ये खुद क्या किए थे, खुदवाए थे। इनका जो विवाह हुआ था वो याद रखिएगा लाछल्ला देवी से हुआ था। लाछल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम है। याद रखिएगा, इनकी जो दादी थी उनका नाम था नूनल्ला देवी। इनकी माता का नाम था राजल्ला देवी। ये नूनल्ला कौन है, दादी हैं, ये माता हैं। और इनकी पत्नी कौन है, तो याद रखिएगा लाछल्ला, पत्नी है लाछल्ला देवी। कंफ्यूजन होता है तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। एनआरएल ऐसे करके, एनआरएम होता है वैसे एनआरएल कर लीजिएगा, नूनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला। ठीक है, इन तीनों में अल्लाह अल्लाह है तो कंफ्यूजन हो, नूनल्ला, राजल्ला, उसके बाद लाछल्ला, एनआरएल। तो जाज्जल्य देव की पत्नी का नाम क्या था, लाछल्ला देवी। कभी कूट में दे दिया तो आपको आसानी होगी। ठीक है, इनको शिकार का बहुत शौक था। किसका शौक था, शिकार का। ये शिकार बहुत प्रिय थे, शिकार प्रिय आदमी थे। ठीक है, शिकार खाने वाला नहीं, करने वाला। किसका शिकार करते थे, तो हाथी का शिकार करते थे। हाथी को कहा जाता था गज और शिकार को कहा जाता है शार्दुल। शिकार करना अर्थात शार्दुल। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका जो था गज शार्दुल अर्थात हाथियों का शिकारी। इसके अलावा ये जो जाज्जल्य देव प्रथम है ये त्रिपुरी की अधीनता को नकार देते हैं। त्रिपुरी के अधीन नहीं रहते। यहाँ पे त्रिपुरी था तो त्रिपुरी की अधीनता है, इसको नहीं मानते और उसके कारण ही ये एक उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि, तो महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेंगे। अब त्रिपुरी की अधीनता नहीं स्वीकारते, इसका तात्पर्य यह है कि इनको जो वार्षिक कर देते थे वो देना बंद कर देंगे और उसके एवज में जो सोने बचते थे उस सोने के ये स्वयं के स्वर्ण सिक्के जारी कर देंगे। अब इस स्वयं के स्वर्ण सिक्के में क्या करेंगे, तो वहां पे लिखाएंगे गद शार्दुल या लिखवाएंगे श्रीमज्जा जल्य, श्रीमद जाजल्य देव। ठीक है, अपना नाम जो है श्रीमद जाजल्य देव करके लिखवाएंगे या फिर गद शार्दुल करके लिखवाएंगे सिक्के में। किसके सिक्के में, सोने के सिक्के में। इसके अलावा इन्होंने तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, किसके सिक्के, तांबे के सिक्के। और इस तांबे के सिक्के में हनुमान जी की जो एक मूर्ति है वो बनाई गई थी। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ दिखाया गया था। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में क्या याद रखना है, तो आपको याद होगा इनके जो पिता थे पृथ्वीदेव प्रथम, उनके शासनकाल में छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव ने आक्रमण कर दिया था इनके ऊपर, इनके पिता के ऊपर, और कुछ क्षेत्र क्या कर लिया था, विजित कर लिया था, जीत लिया था। तो इन्होंने अपनी पिता के हार का बदला लेने के लिए इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, किसके ऊपर आक्रमण किया, सोमेश्वर देव के ऊपर। और सोमेश्वर देव को पराजित करके सब परिवार वो बंदी बनाकर रखेंगे कहाँ, रतनपुर में। रतनपुर ले आए किसको, सोमेश्वर देव विथ फैमिली। ठीक है, सब परिवार। तो सोमेश्वर देव जो थे वो याद रखिएगा छिंदक नागवंशीय शासक धारावर्ष के पुत्र थे। और धारावर्ष की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंड महादेवी। गुंड महादेवी अर्थात सोमेश्वर देव की माता कौन है, गुंड महादेवी हैं। तो इन्हीं गुंड महादेवी
कि आगरा पर रतनपुर में उन्होंने आग्रह किया किससे? जाज्जल्य प्रथम से। तो जाज्जल्य प्रथम ने गुंड महादेवी के कहने पर सोमेश्वर देव को बंदी बनाया था, उसको आजाद कर दिया, उनको रिहा कर दिया और उनसे मित्रवत व्यवहार से बात करने लगा। ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, इतने अच्छे गुण कहाँ से आए? तो इतने अच्छे गुण आए इनके गुरु से। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु से याद रखिएगा, रू से रुद्रशिव। गुरु कौन थे? रुद्रशिव। रुद्रशिव कौन है आखिर भाई? ये व्यक्ति कौन है जिनसे इतनी अच्छी शिक्षा इन्होंने सीखी, ताकि ये सर्वशक्तिशाली और प्रतापी शासक होने के बावजूद क्षमा देना जान रहे हैं? तो रुद्रशिव याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के एक ज्ञाता थे या बौद्ध दार्शनिक थे। और इसी बौद्ध दार्शनिक की शिक्षा दीक्षा में ये क्या हुए, अपनी क्षमा देने की शक्ति का विकास इन्होंने किया। क्लियर है? एक बार मैं ये सारा चीज क्लियर कर देता हूं, आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है। इनके शासनकाल में ही इनके पिता के एक मंत्री थे, जो मंत्री का नाम था विग्रहराज। उन्हें उनके नाम से ही विग्राहक वाला पद दे दिया, संधि विग्राहक। कौन? विग्रहराज को। विग्रहराज याद रखिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में संधि मंत्री हुआ करते थे और इनके शासनकाल में संधि विग्राहक हुआ। ठीक है। इसके अलावा इनके एक जो सेनापति थे, सेनापति का नाम क्या था? तो सेनापति का नाम याद रखिएगा जगपाल था। ये जगपाल नाम आपको भविष्य में और सुनने को मिलेगा, अभी बस याद रखिएगा जगपाल इनके सेनापति थे। और इनके मंत्री कौन बने? तो मंत्री आपके याद रखिएगा पुरुषोत्तम नाम के मंत्री बने। अब इन मंत्रियों के बारे में मैं आपको क्यों बताता हूं, जैसे ये विग्रहराज मंत्री थे, अब बाद में संधि विग्राहक बन गए, वैसे ही पुरुषोत्तम भविष्य में और आएंगे, तो इसलिए ये लिंक होते चला जाएगा। क्लियर है क्या? इनके सिक्कों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका, सोने के सिक्के जारी कर देंगे अपने नाम से। चूंकि इनके दादाजी जो थे कौन थे? रत्नदेव। ठीक है। इनके दादा कौन थे? तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, रत्नदेव। रत्नदेव ने अपने नाम से कौन सा शहर बसाया? रतनपुर। इनके दादा थे जिन्होंने रतनपुर शहर बसाया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अपने दादा की भांति ही ये कार्य करेंगे जैसा रत्नदेव किए थे। ये क्या करेंगे? अपने नाम से जाज्जल्यपुर शहर बसा देंगे, जाज्जल्यपुर। और ये जाज्जल्यपुर वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। तो जांजगीर शहर को या जांजगीर नगर की स्थापना किसने की? जाज्जल्यदेव ने की। और उन्हीं की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष जाज्जल्य महोत्सव मनाया जाता है। जाज्जल्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जांजगीर में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? इस नगर को बसाने वाले जाज्जल्य देव की स्मृति में जाज्जल्य महोत्सव मनाया जाता है। अब जैसे ही शहर बसाए तो वहां पे एक मंदिर बनवाएंगे। कौन सा मंदिर बनवाएंगे भाई? तो विष्णु मंदिर बनवाएंगे। जाज्जल्यपुर में कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। हर जगह निर्माण कार्य जितना भी आपका जांजगीर में प्राचीन काल का होगा वो किसका होगा? जाज्जल्य देव प्रथम का। विष्णु मंदिर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आगे हम लोग और देखेंगे स्लाइड्स में। अभी बस सारी चीजों को समझ रहे हैं। जाज्जल्यपुर शहर बसाया, उस जाज्जल्यपुर में एक विष्णु मंदिर बनवाया जिसका वर्तमान नाम नक्टा मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, वहीं आपके जांजगीर में ही आपके जो तपस्वी रहते हैं, योगी रहते हैं, उनके लिए मठ का निर्माण करेंगे। क्या बनवाएंगे? मठ बनवाएंगे। वहां आपके उद्यान बनवाएंगे। वहां आपके आम के जो वन हैं, आम्र वन जिसको बोलेंगे, आम के वन लगवाएंगे। बहुत सारे सरोवर खुदवाएंगे, तालाब। ठीक है। ये सारे कार्य कहाँ होंगे? जांजगीर में या फिर तत्कालीन जाज्जल्यपुर में होंगे। और ये सारे काम कौन करेंगे? और आपके जाज्जल्यदेव प्रथम करेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं ताकि स्लाइड थोड़ा क्लियर लगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आपका क्या? रतनपुर। राजधानी कहाँ है? रतनपुर। ये राजधानी परिवर्तित नहीं करेंगे, भले ही जाज्जल्यपुर बनाएंगे अपने नाम से एक शहर, लेकिन राजधानी रतनपुर को ही रखेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इनके सेनापति कौन थे? अभी मैं आपको बताया था सेनापति कौन है। तो सेनापति याद होगा आपको, जगपाल। इन्हीं जगपाल को भेज देंगे उड़ीसा आक्रमण करने के लिए। ठीक है। और वर्तमान का जो सोनपुर है, तत्कालीन सुवर्णपुर के नाम से जाना जाता था, सुवर्णपुर उड़ीसा, वहां के राजा हुआ करते थे भुजबल। तो इस भुजबल नामक शासक और
जगपाल के मध्य युद्ध होता है और युद्ध में जगपाल जो है वो जीत जाते हैं, भुजपल हार जाते हैं। और इस प्रकार से सुवर्णपुर या वर्तमान सोनपुर वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा का, वो भी आपके किसके, जाज्जल्यदेव प्रथम के अधीन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सेनापति जगपाल जो है यहाँ स्वर्णपुर में नहीं रुकते, स्वर्णपुर यहाँ है मान लो, ये और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और आगे जाएंगे गंग शासक। जो आपके गंग शासक किधर मिलते थे, तो याद रखिएगा जो गंग शासक हैं वो आपको मिलेंगे कोणार्क साइड। ठीक है, तो कोणार्क साइड अर्थात उड़ीसा वाले जो क्षेत्र है, पुरी वाला जो क्षेत्र है, उधर के गंग शासकों के ऊपर भी आक्रमण कर देंगे और उधर भी शासकों को ये हरा देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो जगपाल हैं ये निकल जाएंगे आपके बिहार साइड, बंगाल साइड, उधर हरा देंगे। फिर नीचे जाएंगे इधर महाराष्ट्र में, कौन, यही जगपाल। ठीक है, महाराष्ट्र के आपके बैरागढ़ वाला जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का तिमड़ी, खिमड़ी बोला जाता था, खिमड़ी, वर्तमान बालाघाट जो है जिसको लंजिका बोला जाता था, वैसी बहुत सारे ये क्या करेंगे, सैनिक अभियान चलाएंगे इधर उधर सारे जगह। और जगपाल इतने पॉपुलर व्यक्ति कि ये जिधर लड़ने जाते वो जीत ही जाते। याद रखिएगा ये वही जगपाल हैं जो साहिल्य के वंशज हैं, जिनको कमल राज ने लेकर आया था उड़ीसा अभियान से। ठीक है, तो उसी के वंशज जो हैं इनके साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जाज्जल्यदेव प्रथम, चूंकि ये बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक जो हैं रुद्र शिव, उनके शिष्य थे, तो लास्ट मोमेंट में ये क्या होते हैं, थोड़ा सा भक्ति मार्ग को पकड़ते हैं। ठीक है, और एक योगी मिलते हैं भक्ति मार्ग में, एक योगी, उन योगी का नाम आपको पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा उन योगी का नाम है मकर ध्वज। मकर ध्वज नामक योगी के शरण में जाते हैं और उनसे संन्यास लेने की दीक्षा लेते हैं, सन्यासी बनने की दीक्षा। अब ये मकर ध्वज कौन है भाई, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें तो आपको एक नाम पता चलेगा, गोरखनाथ। गोरखनाथ के ये शिष्य थे कौन, मकर ध्वज। और मकर ध्वज के शिष्य कौन बन गए, आपके जाज्जल्यदेव प्रथम। उनसे संन्यास लेने की शिक्षा लेने गए, किनसे, मकर ध्वज से। ठीक है, अब गोरखनाथ कौन है तो आपको पता होगा, गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के मुख्य वो माने जाते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय होता है जैसे योगी आदित्यनाथ, इस प्रकार का जो संप्रदाय है वो है नाथ संप्रदाय, योगी कहा जाता है। वैसे ये योगी कौन थे, मकर ध्वज थे, जो नाथ संप्रदाय से थे, गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, गोरखनाथ को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। ये चीजें क्लियर है क्या। तो इनसे जब ये सन्यास लेने की शिक्षा लेते हैं उसके बाद ये कभी रिटर्न आते ही नहीं, वापस आते नहीं, और इनका जो समय है वो समाप्त हो जाता है 1120 ईस्वी में। इसके बाद शासक कौन बनेंगे, तो इसके बाद शासक बनेंगे जाज्जल्यदेव प्रथम के पुत्र। चूंकि ये अपने, आपको पता होगा, मैं यहाँ थोड़ा बता दूं, एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर आगे हम लोग स्लाइड में जाएंगे। कलिंगराज, उनके पुत्र हुए कमलराज, कमलराज के पुत्र हुए रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, और लास्ट में आते हैं आपके जाज्जल्यदेव प्रथम। आपको पता होगा तो इनके जो दादा हैं वो कौन है, रत्नदेव प्रथम है। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम अपने दादा के नाम पर अपने पुत्र का नाम क्या रख देंगे, रत्नदेव द्वितीय। यहीं से नामकरण दादा वाला चलेगा, हमेशा बच्चा जो है जो भी शासक बनेगा अपने दादा का नाम सेकंड थर्ड ऐसे करके वो आगे लेते चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अब स्लाइड में हम लोग जाते हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को समअप करते हैं। जाज्जल्यदेव के बारे में सबसे पहली चीज हमको क्या जाननी है, तो ये रतनपुर के कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली और प्रतापी, याद रखिएगा इनके द्वारा सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार नहीं किया गया है। इसके बाद और शासक आएंगे जो साम्राज्य विस्तार और ज्यादा करेंगे, लेकिन ये सर्वाधिक शक्तिशाली है। सर्वाधिक शक्तिशाली इसलिए क्योंकि इन्होंने त्रिपुरी की जो अधीनता है उसको नकार दिया और अपने नाम से सोने के सिक्के जलाए, सिक्के चलाए। ठीक है, इसकी जानकारी रतनपुर में शिलालेख से प्राप्त होती है, जो इनके द्वारा स्वयं के द्वारा खुदवाया गया था, जाज्जल्यदेव प्रथम का रतनपुर शिलालेख। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था, तो लाछल्ला देवी से हुआ था। इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी। पहली उपाधि थी हाथियों का शिकारी अर्थात गज शार्दुल, इसके अलावा महाराजाधिराज, और एक उपाधि मिलती है परमेश्वर की। इनके जो दादा थे उन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, परम महेश्वर, याद रखिएगा, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो कौन कौन सी उपाधि,
गज शार्दुल, गज शार्दुल का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा हाथियों का शिकारी। कभी आपको अर्थ पूछे तो हाथियों का शिकारी गज शार्दुल का अर्थ होता है। महाराजाधिराज, राजाओं के राजा माने जाते थे, ठीक है। इनके समकालीन शासक कौन थे तो इनके समकालीन शासक छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव। त्रिपुरी में कलचुरी शासक कौन थे तो यशः कर्ण थे, और यशः कर्ण को ये टकुली देना बंद कर देते हैं। इनके गुरु जो थे वो कौन थे तो बौद्ध दार्शनिक और ग्रंथ के ज्ञाता रुद्रशिव। उनके ये क्या हुआ करते थे, ये शिष्य थे, और रुद्रशिव इनके गुरु होते थे, ठीक है। इनके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम तथा सेनापति का नाम जगपाल था। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। इनके संधि विग्रह कौन है तो विग्रह राज कौन है, इनके संधि विग्राहक हैं, ठीक है। विग्रह राज याद रखिएगा इनके पिता के शासनकाल में, अर्थात पृथ्वीदेव प्रथम के क्या थे, पृथ्वीदेव प्रथम के मंत्री थे। याद रखिएगा विग्रह राज उनके शासनकाल में मंत्री थे। ये चीजें मैं बता चुका हूं, अगर आप नोट करते चल रहे होंगे तो आपको पता होगा सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों में से प्रथम बार इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा कलचुरी शासक है जो पहली बार या सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए जिन्होंने, तो वो कौन है, जाज्जल्यदेव प्रथम, जो इस बात का घोतक था कि इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है आपको, जितने अभी शासक देख रहे थे, चाहे कलिंग राज हो, कमल राज हो, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, सभी ने त्रिपुरियों की अधीनता को स्वीकार किया था। ये ऐसे शासक हैं जिन्होंने कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को ही स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपने नाम से स्वर्ण के सिक्के चलाए, ठीक है। अपने स्वर्ण सिक्कों में क्या लिखवाया तो श्रीमद जाज्जल्यदेव लिखवाया, और उसके अलावा गज शार्दुल अंकित कराया। गज शार्दुल मतलब गज मतलब हाथी और शिकारी, इस टाइप का ये आपके लिए बनाया गया है मेरे द्वारा। तो इसको लेकर आप वो मत होइएगा, बस समझाने के परिप्रेक्ष्य से बनाया गया है। क्या लिखा था सिक्कों में, श्रीमद जाज्जल्यदेव, और नीचे लिखा हुआ था गज शार्दुल। इसके अलावा इन्होंने तांबे के भी सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा। और तांबे के सिक्कों में हनुमान जी की आकृति क्या थी, अंकित थी, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया तो इन्होंने अपने दादा के तर्ज पर ही, इनके दादा ने जो रत्नदेव प्रथम है, उन्होंने क्या किया था, अपने नाम से एक शहर बसाया था। सेम करेंगे जाज्जल्यदेव प्रथम, दादा वाले फैन रहेंगे ये। तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम से जाज्जल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से चिन्हांकित किया गया है। और उनकी स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष जाज्जल्यदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जाज्जल्यदेव लोक महोत्सव कहाँ होता है तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा जिले में, जांजगीर में। क्लियर है? अब जो जांजगीर शहर या फिर तत्कालीन जाज्जल्यपुर नगर है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर, ठीक है। तो इनके द्वारा जाज्जल्यपुर में ऐतिहासिक भीमा तालाब के तट पर विष्णु मंदिर, जिसको नक्ता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण कराया गया था। नक्ता मंदिर या जो जांजगीर का विष्णु मंदिर है, उसको किसने बनाया तो जाज्जल्यदेव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। ये आपका नक्ता मंदिर या विष्णु मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये हम लोग जब पांडु वंशीय शासक का देख रहे थे, ठीक है, सॉरी बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य जयमू का देख रहे थे, तब मैं आपको बताया था इसका निर्माण जयमू विक्रमादित्य ने कराया था। लेकिन जो जीर्णोद्धार है वो किसने कराया तो जाज्जल्यदेव प्रथम, जो कलचुरी शासक थे, ठीक है। इनकी मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर क्या लिखवा दिया, श्रीमद जाज्जल्यदेवस्य कीर्ति, ठीक है। और यहीं से हमको पता चलता है कि इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसने कराया, जाज्जल्यदेव प्रथम ने कराया था। क्लियर है? अब जीर्णोद्धार के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपको जीर्णोद्धार 3 जगह मिलेंगे कलचुरी शासकों में। कौन कौन से? एक है J1, दूसरा है P2 और तीसरा है R3। अब आप बोलेंगे J1 P2 R3 है क्या? J1 अर्थात जाज्जल्यदेव प्रथम, P2 अर्थात याद रखिएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। जब पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल आएगा तो उसमें एक जीर्णोद्धार होगा। और R3 मतलब होता है रत्नदेव तृतीय। तीनों के शासनकाल में आपको क्या मिलेंगे? जीर्णोद्धार। जाज्जल्यदेव प्रथम ने क्या किया, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। क्लियर है? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में इसके जो सेनापति रहेंगे जगपाल, ठीक है, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर, जो आपका राजिम में है, राजीव लोचन मंदिर का ये जीर्णोद्धार करेंगे। और रत्नदेव तृतीय क्या करेंगे तो याद होगा आपको लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर,
जो आपका खरौद में है इसका जीर्णोद्धार करेंगे। तो 3 जीर्णोद्धार आपको पढ़ने हैं, मैं पहले यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर इनका डिटेल जब आएगा तब फिर बताऊंगा कौन कौन सा याद रखना है। तो J1 P2 R3, ठीक है, क्योंकि नाम अलग अलग आपको मिलते हैं, जाज्जल्यदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव तृतीय, इस टाइप का जो पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, इस टाइप का नाम मिल रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था, तो याद रखिएगा प्रथम कौन रहेगा। आरपीजे जो हम लोग किए हैं उसको कोड को ऐसा करना आप लोग, मैं ब्लैंक स्क्रीन में आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले लिखना 1 2 3 और यहां से कोड चालू करना आरपीजे, ठीक है, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाज्जल्यदेव 1 2 3 ऐसा करना, तो आपको पता चल जाएगा किसने कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया। इन्होंने कराया पाली वाले क्षेत्र का, इन्होंने राजिम का कराया, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, इन्होंने खरौद का कराया। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इन्हीं जाज्जल्य प्रथम के बारे में कि चूंकि इन्होंने अपने नाम से एक शहर बसा चुका है जाज्जल्यपुर, तो जाज्जल्यपुर में नक्टा मंदिर बनाने के बाद यहाँ तपस्वियों के लिए मठ बनवाएंगे, उद्यान बनवाएंगे, आम्रवन अर्थात आम के जो वन होते हैं, मनोहर सरोवर। कहा जाता है कि जो जांजगीर का ऐतिहासिक भीमा तालाब है उसका भी निर्माण जाज्जल्यदेव प्रथम ने कराया था। इसका निर्माण याद रखिएगा महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, हम लोग ये भी पढ़े हैं महाभारत काल में भी इसका निर्माण हुआ था करके, ठीक है। तो कौन सी घटना किसके द्वारा की गई ये फिक्स नहीं बताया जा सकता, लेकिन याद रखिएगा भीमा तालाब का भी निर्माण जो है, मनोहर जो सरोवर है, माना जाता है कि इसका निर्माण जाज्जल्यदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तपस्वियों के लिए मठ का निर्माण, उद्यान का निर्माण, आम्रवन अर्थात आमों के वन, आम वृक्ष के वन, ठीक है, और मनोहर सरोवर, इन सब का निर्माण भी जाज्जल्यदेव प्रथम ने कराया था। इसके अलावा जाज्जल्यदेव प्रथम द्वारा अपने पिता अर्थात पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल के समय जो सोमेश्वर देव द्वारा किया गया आक्रमण उनको ज्ञात था, ठीक है। तब सोमेश्वर देव ने कोसल क्षेत्र पर आक्रमण कर अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और उनके पिता पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था, और ये चीज जाज्जल्यदेव प्रथम को पता थी, जिसके प्रतिशोध में जाज्जल्यदेव प्रथम ने राजा बनते ही छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर पूरे परिवार को उनका क्या कर लिया, कैद कर लिया था, ठीक है। किंतु बाद में सोमेश्वर देव की जो माता थी उनका नाम था गुंड महादेवी। इस गुंड महादेवी के पति कौन थे? तो धारावर्ष, अर्थात धारावर्ष कौन है? तो सोमेश्वर देव के पिता हैं। तो गुंड महादेवी के अनुरोध पर जाज्जल्यदेव ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया और मित्रवत उनसे क्या किया, व्यवहार किया। क्लियर है? इस प्रकार से इनका जो था वो रेडी हो गया, जो बदला लेना था वो बदला पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद सोमेश्वर देव की माता, ये माफ कीजिएगा ये हट जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद जाज्जल्यदेव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर अपने सेनापति जगपाल देव की सहायता से सुवर्णपुर, जो वर्तमान का सोनपुर है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है, वहां के राजा भुजबल को भी क्या कर देंगे, ये पराजित कर देंगे, ठीक है। यहां पराजित करने के बाद सेनापति जगपाल को ये रुकने का आदेश नहीं देते और उड़ीसा में ये अंदर की ओर घुस जाएंगे और गंगपुर, ठीक है, जो गंग शासक हैं, गंग शासकों को भी ये क्या कर देंगे, पराजित। गंग शासक कौन है? तो आपके कोणार्क साइड वाले जो शासक मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से कलचुरी शासक हैं जिन्होंने मल्हार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है, या शासन स्थापित किया? तो जाज्जल्यदेव प्रथम। इसके अलावा इनका साम्राज्य विस्तार, क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, तो साम्राज्य विस्तार बहुत क्षेत्रों में करेंगे, जैसे कि अपने ही शासनकाल में बैरागढ़, जो वर्तमान चंद्रपुर के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का, ठीक है, खिमड़ी आंध्र प्रदेश में है, लंजिका वर्तमान बालाघाट के नाम से जाना जाता है, भणार वर्तमान भंडार के नाम से, तलहारी अर्थात तालागांव, दंडकपुर वर्तमान मिदनापुर बंगाल वाला क्षेत्र, नंदवली आंध्र प्रदेश में है, और कुक्कुट, ये सब जो क्षेत्र हैं इनको भी इन्होंने क्या किया था, विजित किया था, इनको भी जाज्जल्यदेव प्रथम ने जीता था, ठीक है। अब जाज्जल्यदेव प्रथम ने इतने लड़ाई अभियान अलग अलग चलाया और सब में जीत हासिल की। इसके बाद अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे उसमें मकर ध्वज नामक जोगी, जो कि क्या थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। ये मकर ध्वज क्या थे, गोरखनाथ के शिष्य थे, एक योगी थे, उनसे सन्यास की दीक्षा उन्होंने ली और उनके साथ चले गए और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। इसके बाद से वो चले ही गए, और ये हैं कौन, गोरखनाथ, भगवान श्री श्री महायोगी गोरखनाथ जी हैं,
जिनके शिष्य कौन थे? तो मकरध्वज थे, और मकरध्वज से संन्यास की दीक्षा किसने ली? तो जाज्जल्यदेव प्रथम ने। जाज्जल्यदेव का यहाँ पे हो जाता है अंतिम। ठीक है, 1120 ईस्वी में इनका शासनकाल समाप्त होता है। और इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाज्जल्यदेव प्रथम के शासनकाल को समझा। अगली क्लास में हम लोग आरपीजे अर्थात रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, और जाज्जल्यदेव द्वितीय, इन सब के बारे में, इनके शासनकाल को समझने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो शासक, इनके परवर्ती शासक आएंगे, सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे कुछ सोशल लिंक हैं। इसके नोट्स जो हैं वो आपको याद रखिएगा, किंडल में ही आपको मिलेंगे नोट्स। तो नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट ना करें। इसके अलावा बाकी जो हमारे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसके भाग 3 को जानेंगे, जिसमें इसके बाद के जो शासक हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।